अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? काइंडली कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे कि उसको आवाज आ रही है। स्क्रीन भी विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी ये क्लास है, इसमें बेसिकली हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ओवरव्यू करेंगे एंड उसके साथ साथ ये देखेंगे कि यूएस जो रिसेंट चेंजेस आ रही हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डायनामिक्स में, उसमें यूएस क्या एस्पिरेशन रखता है फॉरेन पॉलिसी की इन डिफरेंट रीजन्स। सबसे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इसकी मैं आपको इब्तिदा बता दूं कि यूएस में हुआ ये करता था कि वर्ल्ड वार 2 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को परस्यू करता था, और उस टाइम पे ये जो डॉक्यूमेंट हुआ करता था ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। इवन पोस्ट वर्ल्ड वार 2 में जब ट्रूमन डॉक्ट्राइन आया, मार्शल प्लान आया, तब भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी वो क्लासिफाइड ही थी। लेकिन पोस्ट वार एरा जो 70s और 80s का है, रोनाल्ड रीगन की एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुआ करती है, जब हम 6 से 7 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज देखते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है ये कुछ एरियाज को आउटलाइन करती है जो यूनिवर्सल है, और उसमें अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले जो यूएस का सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फंडामेंटल्स को डिस्कस करता है, आउटलाइन करता है कि यूएस जो है कॉम्प्लेक्स चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे देखता है और उसमें क्या एस्पिरेशन रखता है डोमेस्टिक सिक्योरिटी की। फिर यूएस के क्या इंटरेस्ट हैं और उन इंटरेस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन से पर्सपेक्टिव्स में अचीव करने की एस्पिरेशन रखता है। फिर वो डॉक्यूमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट की सपोर्ट में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी हाईलाइट करता है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो गए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इन इंटरेस्ट और इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जितने भी थ्रेट्स हैं उनको भी आउटलाइन करता है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये डॉक्यूमेंट उस रिजीम की, जिस भी रिजीम में ये डॉक्यूमेंट आता है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज अप्रोचेस भी मेंशन करता है। और इससे हमें पता चलता है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी इस स्पेसिफिक रीजन में, इस रिजीम के अंदर क्या होगी, यूएस किन लेंसेज के थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेगा। इसके साथ साथ इसमें यूएस अपनी डिफेंस पॉलिसी को भी मेंशन करता है। तो जब हम ये आउटलाइन देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट में देता है, तो हमारा कंपैटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ यूएस,
इंटरनेशनल रिलेशंस और इवन पाकिस्तान अफेयर्स में भी कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यूएस की फॉरेन पॉलिसी को देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ इस डॉक्यूमेंट से हमें एक फायदा होता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यूएस ये परसू करने जा रहा है और इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस या इंपैक्ट्स ये होंगे। सो लेट्स डिस्कस कि भाई सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट कब ओरिजिनेट हुआ, इसकी इब्तिदा क्या है। तो सबसे पहले रोनाल्ड रीगन ने इसको पब्लिक किया। फिर जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई तो जो WH बुश साहब थे उन्होंने भी ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी प्रोवाइड की और वो न्यू वर्ल्ड को एस्पायर कर रही थी। और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जिसमें यूएस यूनिलेटरल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा था, उसमें यूनिलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटरेस्ट को परसू करते। देन इन बिल क्लिंटन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो है 3 एरियाज में बात करता है। बिल क्लिंटन वो वाहिद प्रेसिडेंट है जिसने अपने टेन्योर में 7 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की हैं, मतलब 8 सालों में 7 दफा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दी। और पहली जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी वो एंगेजमेंट एंड इनलार्जमेंट की थी कि डिफरेंट अलाइज को हम एंगेज करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल थ्रेट्स को एंगेज करेंगे और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस को इनलार्ज भी करेंगे। ये वो फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट था जिसने नॉन ट्रेडिशनल और ट्रांसनेशनल थ्रेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लिंटन के एरा में 7 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज आई। फिर हमारे पास जॉर्ज W बुश, इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स दिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था वो 2002 में आया। इट इज वेरी फेमस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्पीच। जो हमें ये शो करती है कि यूएस जिन थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करता है उसमें टेररिज्म है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं उसमें डेवलपमेंट असिस्टेंस को इंक्रीज करना है और यूएस का रोल भी बढ़ाना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी इंक्रीजिंग रोल को एस्पायर किया गया और यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी थी इन डिफरेंट रीजन्स वो इन 4 एलिमेंट्स को लेके आगे चल रही थी। 2006 में G.W. बुश ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दी वो एक ही पिलर पे ठहरी थी, दैट वाज वार टाइम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। और यूएस ने इसमें हार्ड लाइन यूज की अपने थ्रेट्स के अगेंस्ट और परसीव्ड थ्रेट्स के अगेंस्ट। यही वो टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफरेंट रीजन्स में एक्सपेंशन शो करता। ठीक हो गया जी। जब हम ओबामा टेन्योर में आते हैं 2010 से 2015, तो ओबामा के टेन्योर में मोस्ट कंप्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट आया। इस डॉक्यूमेंट ने क्या किया कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स, माइक म्यूट कर दें प्लीज अपने अपने। किसका माइक ऑन है? मरवा, माइक तो म्यूट है सबके। डिस्टॉर्शन हो रही है क्या? ओबामा टेन्योर में पुत्र ये डॉक्यूमेंट कंप्रिहेंसिव था, लेकिन एक खास बात ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आया। माइक म्यूट है, सबका माइक म्यूट है, सुफियान का माइक भी म्यूट है। इवन आई हैव नॉट अलाउड एनीवन कि वो अनम्यूट कर सके। अब वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या था? सबसे पहला, ओबामा के टेन्योर में कोल्ड वार अलाइज की तरफ
और कोल्ड वार इनसिग्निफिकेंस की तरफ, यानी कि जो कोल्ड वार में यूएस के अलाइज थे और जो कोल्ड वार में यूएस के लिए इनसिग्निफिकेंट थे, उसमें यूएस ने बिहेवियर को चेंज किया। ये वो टाइम था जब यूएस ने ग्रेट पावर कंपटीशन को रिवाइव किया और यूएस का 21st सेंचुरी में रोल एक्सटेंडेड एस्पायर किया। So that document was the most comprehensive document, और इस comprehensive documentation के अंदर change in US behavior भी आया। ऑफ पाक साउथ एशिया में हमने देखी, मिडल ईस्ट के अंदर यूएस का प्रोएक्टिव अप्रोच एंगेजमेंट के साथ देखा। इंडो पैसिफिक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग ओबामा टेन्योर ग्रेट पावर कंपटीशन को रिवाइव करता हुआ नजर आया। इवन इन इंडो चाइना रीजन, साउथ चाइना सी, और यूएस के रोल को 21st सेंचुरी में एक्सटेंडेड स्कोप में एस्पायर किया। जब ट्रंप 2016 में ऑफिस संभालते हैं तो ट्रंप का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट था वो अमेरिका फर्स्ट को ही ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है कि एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पुट्स अमेरिका फर्स्ट। 3 कंप्रिहेंसिव एलिमेंट्स ऐड किए गए जो ना ओबामा टेन्योर में थे ना विलियम क्लिंटन टेन्योर में थे। ट्रंप टेन्योर ने क्या किया कि साइबर सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के स्पेक्ट्रम में इंट्रोड्यूस किया, इसको एज अ पोटेंशियल थ्रेट रिकॉग्नाइज करके यूएस की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए सिक्योर्ड यूएस बॉर्डर के फिनोमेना को लेके आए, जिसमें हमने पॉलिसीज अगेंस्ट इमिग्रेंट्स भी देखी थी, और यूएस की टेरिटरीज को भी सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर पॉलिसी शिफ्ट लाया बल्कि पैसिफिक रीजन में भी ट्रंप डिफरेंट पॉलिसीज को शिफ्ट करता है। इसके साथ ट्रंप डिफरेंट यूएस कैपेबिलिटीज को रिन्यू करने का एस्पायर करता है। उसमें मिलिट्री है, साइबर स्पेस है, इंटेलिजेंस है और न्यूक्लियर फोर्स है। फोर्थ जो एलिमेंट ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया जो पहले किसी भी टेन्योर में नजर नहीं आया था, वो थी कंपैटिटिव डिप्लोमेसी का यूज, और उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वो एक एलिमेंट नजर आता है जो ट्रंप परसू करता हुआ हमें नजर आया। US China trade war is one of the evident example of this change in NAFTA from NAFTA to MCO, और पैसिफिक के अंदर भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को उसने ना सिर्फ चेंज किया बल्कि कंपैटिटिव एलिमेंट ऑफ डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कर दिया। ट्रंप टेन्योर में यूएस ने जो मल्टीलेटरल फोरम्स थी उसमें यूएस की जो एंगेजमेंट थी उसकी नेचर को भी चेंज किया, चाहे वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, या डिफरेंट अदर मल्टीनेशनल या मल्टीलेटरल फोरम्स हो। यूएस ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की नेचर को भी चेंज किया ड्यूरिंग ट्रंप टेन्योर। ये था जी ओवरव्यू ऑफ द पास्ट फॉरेन पॉलिसी, ताकि हम जब बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखें तो हमें ये पता चले कि कौन से पिलर्स को एक्सटेंड किया गया है और ये डॉक्यूमेंट कौन से थ्रेट्स को आज रिकॉग्नाइज करता है और यूएस के इंटरेस्ट क्या है। सो अ कंपैरेटिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एनालिसिस आईआर में एक अप्रोच होती है, हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव फॉरेन पॉलिसी, और उसमें फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस रिसेंट अप्रोच है, हुडसन ने ये डेवलप की थी, HUDSON। तो हमने अपनी आज की क्लास में भी इसी मॉडल को कंटिन्यू किया है। अब हम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं कि इसकी जो इब्तिदा है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए कितनी सिग्निफिकेंट है इस डॉक्यूमेंट की, क्योंकि यूएस हिस्ट्री के लिए भी ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो यूएस के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड हुआ करता था,
ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफरेंट प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहा, जिसमें कोरिया और वियतनाम शामिल थे, और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट रही। तो जो कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन था उसमें यूएस के एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट का जो रोल था वो रिस्ट्रिक्टेड आ रहा था। रीगन ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर को चेंज किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। सबसे पहला जो मकसद था वो ये था कि इंटर सर्विस राइवलरी को फिक्स किया जाए, जो कि 1947 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन की वजह से आ रही थी, और डिफरेंट सर्विसेज के जो हेड्स थे वो इसको परसू करते हुए नजर आ रहे थे, और इंटर सर्विस राइवलरी प्रोमिनेंट थी। एग्जीक्यूटिव का रोल लिमिटेड था, तो रीगन ने एक रिफॉर्म एडमिट किया जिसका नाम था गोल्ड वाटर निकोलस नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म। इसने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को चेंज करके इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक के लिए भी, ताकि यूएस की जो डोमेस्टिक अप्रोचेस हैं वो सेनेट और कांग्रेस तक भी, हर मेंबर तक विजिबल हो। इस डॉक्यूमेंट ने बेसिकली आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और प्रायोरिटीज सेट करना शुरू कर दी, जिसमें यूएस के इंटरेस्ट थे। यूएस जिन थ्रेट्स को परसीव करता है वो मेंशन कर दिए, और यूएस के ऑब्जेक्टिव्स। और इस एक डॉक्यूमेंट ने आने वाली तमाम एडमिनिस्ट्रेशन या उस एडमिनिस्ट्रेशन जिसने ये डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करना है उसको डायरेक्शंस दे दी कि भाई वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करेगा, ताकि यूएस के इंटरेस्ट को इंश्योर किया जाए, थ्रेट्स कर्टेल किए जाएं और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए जाएं। ये डॉक्यूमेंट यूएस को हेल्प करता है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की ऑपरेशन को इंश्योर करे। ये डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो पॉजिटिव आउटकम के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले, और ये डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को फोकस रखता है ऑन फ्यूचर डिसीजंस एंड गोल्स इन यूएस पर्सपेक्टिव। यहां तक क्लियर है कि ये डॉक्यूमेंट यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक यूएस हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अगर हम कहें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विमोसा है, यानी कि ये आउटलाइन करता है विजन ऑफ यूएस, ग्लोबल या रीजनल, मिशन ऑफ यूएस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस, स्ट्रेटजीज के यूएस इसको परसू कैसे करेगा, और कौन कौन से एक्शन प्लान हाईलाइट किए गए हैं। तो एनएसएस इज अ विमोसा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक हो गया जी। अब जो अक्टूबर में ये डॉक्यूमेंट आया है इसके 5 हिस्से हैं, और ये 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट करता है, रिकॉग्नाइज करता है इन 5 डिफरेंट पार्ट्स। 45 प्लस पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। जो 6 एरियाज रिकॉग्नाइज करता है उसमें सबसे पहला एरिया जो यूएस की रिकॉग्निशन है, दैट देयर इज अ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो कि वर्ल्ड को शेप कर रहा है, और उसमें चाइना मेजर प्लेयर है, या यूं समझ लें उसने तो ये तक भी कहा कि ओनली पोटेंशियल प्लेयर। इस डॉक्यूमेंट ने जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसमें जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसको कंप्रीहेंसिवली आउटलाइन किया है इन द शेयर्ड चैलेंजेस स्पेक्ट्रम। इन शेयर्ड चैलेंजेस में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को आउटलाइन किया गया है। फिर डिफरेंट पार्ट्स में चाइना की कैपेसिटी को डिस्कस किया गया कि चाइना किस तरीके से
एज अ पोटेंशियल थ्रेट है यूएस के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट, और किस तरीके से चाइना जो है वो पीआरसी के तौर पे वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहा है। इसी डॉक्यूमेंट ने रशिया के रोल को ना सिर्फ यूक्रेन में डिस्कस किया है, बल्कि इसको एज अ चैलेंज फॉर पीस ऑफ यूरोप एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया। इस डॉक्यूमेंट ने कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट्स को डिस्कस किया है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन थ्रेट्स के कंटेनमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से परस्यू करेगा, इसको भी मेंशन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस डॉक्यूमेंट में रिकॉग्नाइज की गई है कि डेमोक्रेसी एट होम एंड डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू पावर एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑटोक्रेसीज, कि ऑटोक्रेट्स जो हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ना सिर्फ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं, बल्कि ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी डिके कर रहे हैं। इन सब बातों को कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने 5 पार्ट में डिस्कस किया। तो इस डॉक्यूमेंट के 5 पार्ट्स देखते हैं। नहीं, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं, तो आगे देखते हैं जी, जब एनालिसिस करेंगे तो फिर तब देखते हैं, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू ले रहे हैं ना। इसके 5 पार्ट्स हैं जी। तो सबसे पहला हिस्सा हमारा इस क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट में जो विजन है इस डॉक्यूमेंट का वो देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट में यूएस को 2 चैलेंजेस जो पोज्ड हैं उनको मेंशन किया, हाईलाइट किया है या रिकॉग्नाइज किया है, कि ये डॉक्यूमेंट कहता है कि यूएस को 2 चैलेंजेस हैं जी। पहला चैलेंज है जो ग्रेट पावर कंपटीशन से आ रहा है, और इस ग्रेट पावर कंपटीशन को बाद में आगे आने वाले हिस्से में कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें मेंशन किया गया। दूसरा जो चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट है, या एज अ चैलेंज है ग्लोब को, वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की तरफ से। तो सबसे पहला, किसी भी फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के अंदर जब आप डोमेस्टिक वेरिएबल्स और रीजनल वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले थ्रेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव एजेंडा सेटिंग करते हैं। किसी भी पॉलिसी का पहला स्टेप होता है। तो जब एजेंडा सेट करते हैं तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूएस ने यहां 2 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए। फिर यूएस अपना विजन देता है कि भाई यूएस का जो रोल होगा वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करके ही होगा। उसमें यूएस रोल प्ले करेगा, किस हद तक करेगा, कैसे करेगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। देन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को एट होम और इन फॉरेन पार्ट्स किस तरीके से यूज किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि वो ऑटोक्रेट्स के चैलेंज को कर्टेल कर सकें। और इसके साथ साथ डिफरेंट चैलेंजेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें नेशनलिज्म है, पॉपुलिज्म है और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, जो कि कॉर्पोरेशन को हिंडर करती है इन डिफरेंट रीजन्स। और वो कॉर्पोरेशन को हिंड्रेंस जो है वो यूएस के इंटरेस्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए शॉर्टफॉल्स के तौर पे आगे आते हैं। इसमें अब इस डॉक्यूमेंट के दूसरे हिस्से में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने रोल को हाईलाइट किया है, जिसमें सबसे पहले यूएस ने कहा कि एज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैनिफेस्ट डेस्टिनी में मेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेजर ऑटोक्रेसीज के साथ कंपीट करेगा। दूसरा जो डिफरेंट पार्ट्स में यूएस ने मेंशन किया है कि वो पावर कंसोलिडेट करेगा इन डिफरेंट रीजन्स, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ पावर यूएस की पावर को ही इंक्रीज करने की होगी। तो यहां पर हम लगा सकते हैं नियो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि जो अलाइज हुआ करते हैं वो सब्जेक्ट यानी कि स्टेट की पावर ही मैक्सिमाइज करा रहे होते हैं, लेकिन यहां पर यूएस ने साथ ये भी रिकॉग्नाइज किया कि हम अलाइज की पावर को भी कंसोलिडेट करेंगे।
जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग वार टाइम में अपने आप को रिस्ट्रक्चर इस तरीके से करते हैं कि चैलेंजेस को प्रॉस्पेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये ही इसी डॉक्यूमेंट ने मेंशन किया। नेक्स्ट, इस डॉक्यूमेंट ने मेंशन किया है कि किस तरीके से रिजिड ब्लॉक्स को अवॉइड किया जाएगा और फ्लूइड ब्लॉक्स इज द की। कि जो यूएस के इंटरेस्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो ब्लॉक सिस्टम होगा वो फ्लूइड ही होगा और रिजिड ब्लॉक्स को अवॉइड किया जाएगा। यानी कि चाहे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करें, इसका मतलब ये है कि ब्लॉक के मेंबर्स के दरमियान चाहे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हों बेसिक, लेकिन वो ब्लॉक का हिस्सा बने क्योंकि वो यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करता है। ये फ्लूइड ब्लॉक का की होता है, फ्लूइड ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिजिड में क्या होता है कि फिर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट इज कि यूएस मैक्सिमम रोल प्ले करेगा इन INGOs एंड MNCs एंड इन डिफरेंट रीजन्स के शेयर्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अपना रोल प्ले कर सके। Let's move to the third part of this document. ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट कंपटीशन की नेचर को रिकॉग्नाइज करता है और कंप्रिहेंसिव लेंस में करता है, जो कि 8 डिफरेंट डोमेन्स बनती हैं जाके, जो इस डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में है। यूएस रिकॉग्नाइज करता है कि जो इस टाइम पे 21st सेंचुरी के अंदर जब हम आज बात कर रहे हैं तो कंपटीशन का नेचर सिर्फ सिंगल डोमेन में नहीं है। There's a competition between ideologies, autocracies and democracies. ठीक है, उसके पीछे डिफरेंट वैल्यू वजूहात होंगी, लेकिन इसने रिकॉग्नाइज किया कि भाई डिफरेंट आइडियोलॉजीज के दरमियान कंपटीशन है। दूसरा जो चैलेंज या कंपटीशन रिकॉग्नाइज किया है उसकी नेचर को, कि वो नेचर है फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। यूएस ने कहा कि मेजर प्लेयर्स के दरमियान जो सबसे बड़ा कंपटीशन चल रहा है वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी है। आगे चल के हम इनको देखते भी हैं कि ये इसका मतलब क्या था। थर्ड जो कंपटीशन है वो फ्रेड कॉपरेशन है, शेयर्ड चैलेंजेस पे, जो बेसिकली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रीजनलिज्म को प्रमोट कर रही है और कॉमन या शेयर्ड चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव को अचीव नहीं करने दे पा रही। देन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया कि राइट नाउ इट इज अ कंटेस्टेड। खैर ये डॉक्यूमेंट और ये पॉइंट सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 5 से 6 डिफरेंट रिजीम्स में मेंशन किया गया। नेक्स्ट कंपटीशन जो है वो रिविजनिस्ट फॉरेन एक्टर से आ रहा है। रिविजनिस्ट फॉरेन एक्टर यहां पर रशिया को हाईलाइट किया गया। इसके साथ साथ डिफरेंट रीजनल रिविजनिस्ट एक्टर्स भी मेंशन किए गए हैं, जो अपनी अथॉरिटेटिव नेचर ऑफ गवर्नेंस की वजह से कंपटीशन के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वजह से जो कंपटीशन की नेचर है वो चेंज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट कंपटीशन इज कमिंग फ्रॉम इलिबरल एंड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। यूएस ने जो वेस्टर्न ऑर्डर है वो लिबरल ही डिक्लेयर किया है और बाकी जो ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, उसको इलिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, और इस कंपटीशन को भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें मल्टीपल एक्टर्स की बजाय चाइना को ओनली कंपेटिटर इन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक पावर में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर रशिया की वेपनाइजेशन ऑफ ऑयल, उसके साथ ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का रोल इन सप्लाई,
इसकी वजह से जो कंपेटिटिव नेचर क्रिएट हो गई है, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया और ये एज अ चैलेंज मेंशन किया गया है जो यूएस के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को इस टाइम पे हैं। यूएस ने फोर्थ पार्ट में मेंशन किया है कि भाई हम शेयर्ड चैलेंज को एड्रेस कैसे करेंगे। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि शेयर्ड चैलेंजेस किस तरीके से उसकी एड्रेसल को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। देखें जी, 60s से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो शेयर्ड चैलेंजेस रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया था दुनिया, लेकिन उसकी जो एड्रेसल थे उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। तो पहले इस एड्रेसल के लिए ये डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि रिसेंट जियोपॉलिटिकल चेंजेस और अबव मेंशन नेचर ऑफ कंपटीशन एड्रेसिंग ऑफ दी शेयर्ड चैलेंजेस को कॉम्प्लिकेट कर चुका है। इस कॉम्प्लिकेटेड कंटेक्स्ट में एड्रेस करने का जो फार्मूला यूएस ने दिया है वो कुछ ये मेथड है कि सबसे पहले वेस्ट को और ग्लोब को रशियन रिलायंस पे रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को वेपनाइज कर रहा है, ये यूएस का पॉइंट है और दैट इज अ थ्रेट टू वेस्टर्न सिक्योरिटी, उसमें एनर्जी शामिल है। एंड देन सर्टेन अदर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जिसमें वर्ल्ड है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सर्टेन अदर नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस शामिल है। तो रशिया की पे रिलायंस को रिड्यूस किया जाएगा और उसके साथ इंटरनेशनल लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो इन ट्रांसनेशनल चैलेंजेस को, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ट्रांसनेशनल चैलेंजेस होते हैं, बियॉन्ड बॉर्डर्स जाते हैं, ये दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बॉर्डर्स। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल लीडरशिप एस्टैब्लिश की जाएगी जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक और पॉलिटिकल हेजेमोन की तरफ इशारा है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत आज दुनिया को इतनी नहीं, आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सो नीड ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डोमेस्टिक लेवल पे क्लाइमेट लेजिस्लेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की और इसी पर्सपेक्टिव को वो एज अ स्पिल ओवर आगे भी लेके जाना चाह रहा है। शेयर्ड चैलेंजेस को मीट करने के लिए इन्होंने 3 लाइंस ऑफ एफर्ट्स प्रोवाइड की हैं इस डॉक्यूमेंट में। कि सबसे पहले सोर्सेज एंड टूल्स ऑफ अमेरिकन पावर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म इज स्टिल पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कोalition बिल्ड किए जाएंगे ताकि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को शेप किया जा सके। तीसरा, मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की जरूरत पूरी की जा सके। एंड देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाएगी इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक नई डेटरेंस इंट्रोड्यूस कराई इस डॉक्यूमेंट ने जिसका नाम है स्ट्रक्चरल डेटरेंस। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। इस डेटरेंस में यूएस ने एस्पायर किया है, अपना ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया है कि स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड नेटो इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड एम ऑफ यूएस टू कंटेन बिग कंपटीशन कमिंग फ्रॉम ऑटोक्रेसीज as well as revisionist authoritative regimes. फिर affirmative engagement Indo-Pacific and Europe. तो यहां पर ट्रंप की पॉलिसी से यूरोपियन अफर्मेटिव एंगेजमेंट जो हमें ट्रंप में नजर नहीं आ रही थी, यहां नजर आ रही। मिडल ईस्ट के लिए ईरान के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जाएगा ताकि वो इंटरवीन ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके, यानी कि ईरान की जो पावर और पोजीशन की एबिलिटीज हैं उसको लिमिट किया जाएगा।
और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड मिडिल ईस्ट को परसू किया जाएगा, यानी कि कंटिन्यू करेंगे अब्राहम अकॉर्ड को और उसके स्कोप को वाइडन करेंगे। नेक्स्ट, जब ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली की फ्लोर पे ठहर के ये कहा कि वी आर अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये शो हो रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलोंग विद द अदर वेस्टर्न अलाइज डी ग्लोबलाइजेशन की साइड पे जा रहा है। लेकिन बाइडेन यहां शो करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्लोबलाइजेशन को एडजस्ट करेगा टू मीट द ग्लोबल चैलेंजेस। और वो एडजस्ट कैसे करेगा? 3 एलिमेंट्स में एडजस्ट करेगा। ये समझता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और ट्रेड रिजीम्स हैं वहां पर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज फ्यू की वजह से, यानी कि चाइना की वजह से, जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। तो अब हमें बियॉन्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जाना होगा। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भी मेंशन किया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पार्टनरशिप को भी हाईलाइट किया, जो डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन्स में हमने आगे जाकर पढ़नी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिफॉर्म्स भी मेंशन की गई। मे बी इट कुड बी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर में एडिशन ऑफ और नेबर्स along with other one country, that is G2 group. तो यूएस ने यहां पर एस्पायर किया है कि वो ग्लोबलाइजेशन को एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ यूएस इन फ्यूचर? सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस इन फ्यूचर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मेंशन किया गया है कि नेशनल पावर में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये टॉपिक, ये पार्ट यूएस हिस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में यूएस ने डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, ये करने का इरादा रखा है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और न्यू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड इंट्रोड्यूस कराने का प्लान रखा है, जो कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ऑफ 2022 में मेंशन है। इसके साथ $280 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो चिप इंडस्ट्री में है। सो विद दिस यूएस इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन यूएस नेशनल पावर। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज एट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब जो डोमेस्टिक पॉलिसी में जब पावर मैनिफेस्ट होगी तो वही पावर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे मैनिफेस्ट होगी। इसके साथ साथ यूएस ने ये एम रखा है, ऑब्जेक्टिव रखा है कि साइबर स्पेस इन्वायरमेंट में ना सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे बल्कि उसके स्कोप में भी एक्सटेंडेड पार्टनरशिप लेके आएंगे। इन्वेस्टिंग इन पीपल, ये सारी यूएस प्रेसिडेंट की एनएस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट होम, ये भी सब डॉक्यूमेंट्स में एक विजिबल पॉइंट था। लेकिन यहां पर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन एक न्यू कंसेप्ट के साथ आती है कि फर्स्ट एवर नेशनल स्ट्रेटजी देती है कि वो डोमेस्टिक टेररिज्म को काउंटर करेगी और उस स्ट्रेटजी को मेंशन करती है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑल पोटेंशियल थ्रेट्स, उसको रिड्यूस किया जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन ऑपरेशंस को रिड्यूस किया जाएगा और चेक किया जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट ने यूएस का 2016 के इलेक्शन में रशियन रोल को इसी डोमेन में मेंशन किया। अच्छा, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एंड इनोवेटिव स्ट्रेटजी भी मेंशन की है और इसके साथ डिप्लोमेटिक टूल्स ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट कोलिशन को बिल्ड किया जा सके, इस डॉक्यूमेंट ने उसको भी मेंशन किया।
अब डिप्लोमेटिक टूल किस लिए यूज करने हैं, व्हाट आर द एम्स टू डू दिस? सबसे पहला एम है कि पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट कोलिशन को असेंबल किया जा सके, यानी कि लाइक माइंडेड अलायंस, और इसकी जो रीअफर्म्ड अप्रोच है वो मैड्रिड समिट ऑफ 2022 में भी नजर आई है कि वो किस तरीके से डिप्लोमेसी को यूज करके स्ट्रॉन्गेस्ट कोलिशन की तरफ जा रहा है। अब मैड्रिड समिट ने क्या किया, फिनलैंड और स्वीडन की एप्लीकेशंस को फॉर नेटो मेंबरशिप इसको हाईलाइट किया। मैड्रिड समिट ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से आने वाले जितने भी सिस्टमैटिक चैलेंजेस थे या सिक्योरिटी रिस्क थे उसको भी एड्रेस किया है। यूएस ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस कराई है। ऑकस एज अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, लेकिन इन डिफेंसिव रियलिज्म के स्पेक्ट्रम में इंट्रोड्यूस किया है। फाइव आईज को कंटिन्यू करेंगे। फाइव आईज इंडो पैसिफिक के अंदर 5 स्टेट्स का, जिसमें यूएस है, यूके है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, शामिल है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्वाड को रिवाइटलाइज किया जाएगा और इंक्लूसिव वर्ल्ड, जिसमें IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हाईलाइट किया गया है। ये फ्रेमवर्क 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा फ्रेमवर्क PG2 है, जिसमें G7 पार्टनर्स हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को मीट किया जा सके, और इसी के अंडर ही आपने B3W को देखना है। एशियान के साथ जो आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। सो दिस shows that how United States of America is going to meet the challenge and how it is going in the great power competition, और उसमें जो डिप्लोमेटिक टूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इज अल्टीमेट रियलिटी व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन इस हेडर की ये शो करती है कि अमेरिका विल नॉट हेजिटेट टू यूज फोर्स, यानी कि आर्टिकल 2 प्रोविजो 4 ऑफ यूएन चार्टर इज नो मोर, या पहले भी इम्पोर्टेंट नहीं था खैर, तो अमेरिका विल नॉट हेजिटेट टू यूज फोर्स। यूज ऑफ फोर्स इज प्रोहिबिटेड इन इंटरनेशनल लॉ अंडर यूएन चार्टर आर्टिकल पैरा 4। यहां पर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए साथ साथ इंटीग्रेटेड डेटरेंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटीग्रेटेड डेटरेंस के लिए 5 एलिमेंट्स रखे गए हैं। सबसे पहला एलिमेंट है कि डेटरेंस अक्रॉस द रीजन होगी। डेटरेंस इन 2 डोमेन्स होगी, दैट इज मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डोमेन। डेटरेंस इन स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, ताकि कंपेटिटर को प्रिवेंट किया जा सके कि वो स्टेटस को आल्टर ना कर सके जहां जहां स्टेटस को है। डेटरेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश की जाएगी। तो यूएस ने डेटरेंस के नए पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया है, किस तरीके से वो रीजन्स, डोमेन्स, स्पेक्ट्रम्स में इसको परसू करेगा। और लास्ट जो डेटरेंस है वो डेटरेंस ऑफ अलाइज भी एक्सटेंड की जाएगी, डेटरेंस ऑफ पार्टनर्स भी एक्सटेंड की जाएगी, ताकि यूएस की डेटरेंस कैपेसिटी बढ़े। दैट इज इंटीग्रेटेड डेटरेंस। इसके साथ इस डॉक्यूमेंट ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चैलेंजेस को मीट करने के लिए और थ्रेट्स को कंटेन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेगा। स्पेस और साइबर डोमेन्स सबसे पहला, मिसाइल डिफीट कैपेबिलिटीज दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरा, और न्यूक्लियर ट्रायड को भी मॉडर्नाइज करेगा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है न्यूक्लियर कमांड, न्यूक्लियर कंट्रोल और न्यूक्लियर कम्युनिकेशन। इसके साथ जितने भी अलाइज के साथ यूएस की न्यूक्लियर कमिटमेंट्स होंगी, चाहे वो NSG में हो, चाहे वो
न्यूक्लियर कंट्रोल रिजीम्स में हो, वो भी यूएस कंटिन्यू करेगा। तो यहां से हमें शो होता है कि ये जो मोड ऑफ रेजिलियंस यूएस इस डॉक्यूमेंट में परस्यू कर रहा है, ये एनवायरनमेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेट ही करेगा। और ये सब बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज के ना सिर्फ पोटेंशियल को वायलेट करेगा बल्कि उनकी पावर को भी लिमिट करेगा। नाउ ग्लोबल गोल्स ऑफ यूएस ने ग्लोबल गोल्स भी यहां आउटलाइन किए हैं। सबसे पहली लाइन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि रशिया और पीआरसी अलाइंड हैं, लेकिन इनकी अलाइनमेंट से जो सेट ऑफ चैलेंज है वो सेम नहीं है। दिस अलाइनमेंट इज पोजिंग डिफरेंट चैलेंजेस। तो इन चैलेंजेस को कैसे मीट करना है? आउट कंपीटिंग चाइना को प्रॉपरली कंप्लीटली आउट कंपीट किया जाएगा। बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस डॉक्यूमेंट कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब अपनी फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट कर रहा है, बाइडेन के लिए डिसीजन के फ्रेमवर्क को सेट कर रहा है, वहां पर ये चाइना को 7 डोमेन में रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसकी पावर, उसके इंटेंट टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी एबिलिटी टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग पावर, चाइना की शॉर्प पावर। ये तो पिछले 5 साल से लिखी जा रही है। जोसेफ नाई ने लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, जोसेफ नाई, शॉर्प पावर ऑफ चाइना। इसने पावर के तीसरा स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस कर दिया था, हार्ड, सॉफ्ट और शार्प आ गए। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि शेयर चैलेंज को जब मीट करना है तो चाइना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है, और उसके बगैर नहीं किया जा सकता। ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजी एम रखी गई है फॉरेन पॉलिसी में। 3 स्टेप्स लेगा यूएस। पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ की फाउंडेशन में इन्वेस्ट करेगा ताकि यूएस नेशनल पावर कंसोलिडेट हो। दूसरा, अलाइज के साथ एफर्ट्स को अलाइन करेगा, कॉमन पर्पस एंड कॉमन कॉज, चाइना को कंटेन करने के लिए। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन विद पीआरसी। चाइना को जब आउट कंपीट करना है तो कंपटीशन की नेचर भी रिस्पॉन्सिबल रखी गई है यहाँ पर। लेट्स सी कि वो अब हम इवैल्यूएट करेंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोनाउंस कंपटीशन जिस रीजन में शो किया गया है वो इंडो पैसिफिक है। सो इंडो पैसिफिक इज सेंट्रल। अब हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन है उसकी इब्तिदा साउथ ईस्ट एशिया रीजन से है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट ने साउथ एशिया पे बहुत कम रिलायंस शो किया। मेजर फोकस इज साउथ ईस्ट एशिया। अब कंटेस्ट रिकॉग्नाइज किया गया है कि यूएस इज इन कंटेस्ट टू राइट द ग्लोबल रूल्स। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इट इज इनेविटेबल और दिस रीजन इज फाइनल, साउथ ईस्ट एशिया। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी देखा था, और इसमें यहां पर ये रिकॉग्नाइज किया गया पुत्र कि अब जो कंटेस्ट हो रहा है इन ग्लोबल रूल्स को राइट करने का ही हो रहा है। यूएस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में डिफरेंट नेशन स्टेट्स पे सैंक्शन लगा सकता है, उन पे अकाउंटेबिलिटी बार लगा सकता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6, तो उसकी पावर को यूटिलाइज करते हुए इस डॉक्यूमेंट ने कहा है कि वी विल होल्ड बीजिंग अकाउंटेबल in 3 parts. कि जो जिनजियांग रीजन है वहां पर जो जेनोसाइड और वार क्राइम्स हैं उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना है। तिब्बत में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना है। हांगकांग में जो हांगकांग की ऑटोनॉमी को वायलेट किया गया वहां पर भी बीजिंग को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। इसका मतलब है ताइवान
स्ट्रेट की पीस और स्टेबिलिटी तो मेंशन कर दी गई, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को यूएस ने अभी भी इस डॉक्यूमेंट में रिकॉग्नाइज किया है कि वी डू रिस्पेक्ट दिस। तो हमारा इस बात, इन 3 डोमेन से ये पता चलता है कि वन चाइना पॉलिसी को यूएस अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है ओपनली। ठीक है, जो पीआरसी का जो स्टैंड है उसमें वन चाइना यूएस अप्रोचमेंट, यूएस चाइना अप्रोचमेंट जो है उसको अभी तक भी वो एडहेरेंस पे है। किस हद तक है वो हम गप लगाते हैं, नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ है ऑलरेडी। सो आगे चलें पुत्र। इस चाइना को रिकॉग्नाइज किया गया है कि रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चाइना इज वेरी मच क्रिटिकल। उसकी पोस्चर और उसका इंटेंट दोनों को किसी भी साइड पे अल्टर कर सकते हैं। और वन चाइना पॉलिसी में ताइवान स्ट्रेट की स्टेबिलिटी और पीस के लिए एक बात रिकॉग्नाइज की गई है कि भाई यूएस हमेशा यूनिलेटरल चेंजेस फ्रॉम आइदर साइड को अपोज करेगा। सिर्फ ताइवान रिलेशन एक्ट के अंडर सेल्फ डिफेंस ऑफ ताइवान को सपोर्ट किया जाएगा। फॉर्मल आर्म्स कंट्रोल में बीजिंग को एंगेज किया जाएगा और यूएस कैन वर्क ऑन शेयर्ड चैलेंजेस। इवन इस डॉक्यूमेंट ने यह भी मेंशन किया है कि वी डू रिस्पेक्ट, लव द चाइनीज हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड पीपल। तो चाइना के साथ शेयर्ड चैलेंजेस पे काम हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद उसको आउट कम्पीट ही करना है। इज इट क्लियर जी? दूसरा, इस डॉक्यूमेंट ने रशिया को किस तरीके से कंस्ट्रेंट करना है वो भी मेंशन किया है। सबसे पहले रशिया की डिजायर मेंशन की गई है कि रशिया इज परसुइंग इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, और इसमें 5 फैक्ट्स बताए हैं कि रशिया जो है वो की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर को ओवरटर्न करना का गोल रखता है, और ये इंपीरियलिज्म है जैसे जापान परसू कर रहा है। रशिया ने ना सिर्फ यूक्रेन में इंटरवेन किया है, बल्कि सीरिया में भी इसको इंटरवेंशन ही लिया गया है। रशिया यूक्रेन को यूरोप को डिस्टेबलाइज करने की एफर्ट कर रहा है वाया इट्स डिफरेंट एक्शंस। रशिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर रहा है 3 रीजन्स में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, और इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 2016 के इलेक्शन का मेंशन किया गया। And Russia is perceived as a threat to international peace and security, as well as threat to United States of America's objectives and interest. तो यूएस ने यहां पर एक टर्म यूज की है, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है कि यूएस विल मार्शल्ड यूरोप, यानी कि मार्शल प्लान इन यूरोप न्यू मोड ऑफ ऑपरेशन में जो बाइडेन के एरा में आएगा। हाउ? इस टर्म से हम यही परसीव कर सकते हैं कि मार्शल, ठीक है, यूरोप जो है वो यूएस का एम है, तो इसका मतलब है मार्शल प्लान इन यूरोप इज इनएविटेबल अगेन, कि यूएस जो है वो सिक्योरिटी और असिस्टेंस, इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल, यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा और कंटिन्यूली इंश्योर करेगा कि रशियन वार इन यूक्रेन इज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। और 3 सेक्टर में हम उसको कंस्ट्रेन करेंगे। सो इट शोज आउट कंपीटिंग चाइना एंड कंस्ट्रेनिंग रशिया 3 सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स। कैसे करेंगे? 5 कोर स्ट्रेटजीज मेंशन की हैं कि यूएस कंटिन्यू करेगा यूक्रेनियन सपोर्ट की, यूएन नेटो की 1 इंच की टेरिटरी को डिफाइन करेगा, और आर्टिकल 5 को मेंशन करके किया गया। US will deter and respond to Russian action with the integrated deterrence. Will not allow Russia to use nuclear weapons. Will retain strategic stability और new start को भी US इसको इंश्योर कराएगा। रशिया के साथ शेयर चैलेंजेस पे कोऑपरेशन हो सकेगी, जिसमें
क्लाइमेट और एनर्जी भी शामिल है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट ने जो शेयर्ड चैलेंजेस की कोऑपरेशन है उसको कंप्रीहेंसिवली मेंशन किया और विद फ्यूचर गोल्स एज वेल एज प्लान्स। तो सबसे पहले क्लाइमेट और एनर्जी के लिए यूएस ईयू टास्क फोर्स यूरोपियन एनर्जी सिक्योरिटी पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन, पावर अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस फोरम और पार्टनरशिप फॉर ट्रांस अटलांटिक एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन। इसके साथ साथ यूएस ने प्लेज किया है कि वो $11 बिलियन क्लाइमेट फंडिंग देगा लो इनकम कंट्रीज को। सो दिस शोज दैट यूएस इज इंटरेस्टेड इन comprehensive climate and energy policies but with the US rules। अब वो ग्लोबल रूल्स को अल्टर करेगा क्योंकि यूएस ने यहां मेंशन किया है कि वो इंटरनेशनल लीडरशिप को रीडिफाइन करेगा। और क्लीन एनर्जी के लिए भी कंप्रीहेंसिव रीजनल पॉलिसीज बताई गई हैं। पैंडेमिक्स के लिए no one is safe has been no until everyone is safe। तो कमिटमेंट्स कोवैक्स की, WHO की और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में कोऑपरेशन कंटिन्यू रहेगी। साउथ एशिया और अफ्रीका के अंदर एनजीओस को सपोर्ट किया जाएगा, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा और अलाइज के साथ भी काम किया जाएगा। साउथ एशिया में अलाइज यहां पर मेंशन है, सो इनडायरेक्टली पाकिस्तान यहां कहीं ना कहीं मेंशन है, बट एज अ सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी में नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया है एज अ शेयर्ड चैलेंज और ये लिखा गया है, डॉक्यूमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि सिंस कोविड 75 मिलियन मोर पीपल आर पार्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, उनमें एडिशन हुई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का रोड मैप लॉन्च किया है जो 100+ स्टेट्स के साथ कॉल फॉर एक्शन की सूरत में जाएगा और रशियन मैनिपुलेशन को भी यहां डेटर किया जाएगा। टेररिज्म एज अ थ्रेट रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां नजर आई है कि अलकायदा ISIS को शो किया गया है कि ये फ्रॉम अफगानिस्तान अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में मूव कर चुके हैं, तो वहां पर उनको काउंटर किया जाएगा और इंटीग्रेटेड डेटरेंस के थ्रू उनको स्टॉप किया जाएगा। अफगानिस्तान मेंशन है कि विल इंश्योर अफगानिस्तान नेवर अगेन सर्व एज अ सेफ हेवन फॉर टेररिज्म। टेररिज्म की पॉलिसी चेंज की है और काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एट होम प्रोवाइड की है सबसे पहले। अब तो यूएस इज नॉट इंटरेस्टेड टू काउंटर टेररिज्म बियॉन्ड द बॉर्डर्स इन द ओल्ड मिलिट्री वे। अब पॉलिसी चेंज है। क्या पॉलिसी है जी? यूएस लेड पार्टनर एनेबल्ड, ये था जी बुश ओबामा ट्रंप टेन्योर का मॉडल। यूएस लेड पार्टनर एनेबल्ड, अब इसमें चेंज हो गया है, पार्टनर लेड यूएस एनेबल्ड। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। कम से कम 3 से 4 चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो टेरिटोरियल वायलेशन है इंटीग्रिटी की, उसमें यूएस किसी किस्म का रोल प्ले नहीं करेगा। इस डॉक्यूमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। साथ साथ यूएस कुछ रूल्स को शेप करेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का रूल है। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम अचीव करने की कोशिश की जाएगी विद लाइक माइंडेड एक्टर्स। साइबर स्पेस के रूल शेप करेगा इवन इन क्वाड, ताकि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के रूल्स को भी शेप करेगा। इस डॉक्यूमेंट ने हिंट किया है कि वो उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड के रूल्स को रीशेप करेंगे। यूएस हिंटेड द लीडरशिप पोजीशन टू वर्क ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो कंटेम्पररी रियलिटीज में फिट होएगा। इसके लिए यूएस ने कुछ रीजनल स्ट्रेटजीज मेंशन की हैं इस डॉक्यूमेंट में। इस पार्ट से हमें पता चलता है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी जो बाइडेन।
और इनमें कौन कौन से थ्रेट्स और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी में शो करेगा। तो ऊपर से थ्रेट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेके आपने अप्लाई करनी है। तो लेट्स सी द रीजनल स्ट्रेटजीज। सबसे पहले इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन कंटिन्यू किया है, मेंशन किया है कि 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर जो होगा वो इंडो पैसिफिक होगा। साउथ चाइना सी में ओपन एक्सेस इज द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड यूएस अलाइज, और इसको इंश्योर कराने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर कदम लेगा विद द पार्टनर एंड अलाइज। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी 2/3 ऑफ ग्लोबल मैरीन ट्रेड को इंश्योर करता है एंड 1/4 ऑफ ऑल ट्रेड इंश्योर कर रहा है, तो इसलिए उसमें ओपन एक्सेस होनी चाहिए। यहां पर 5 रीजनल ट्रीटी अलायंस को ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया जाएगा बल्कि उसके अंदर पार्टनरशिप के स्पेक्ट्रम को भी इंश्योर किया जाएगा कि वो इंक्रीज हो। उसमें एशियान के साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, AUKUS, क्वाड और इंडो पैसिफिक ट्रीटी अलायंस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल है। So there are 5 regional treaty alliances in Indo-Pacific। उसको ना सिर्फ कंसोलिडेट किया जाएगा बल्कि उनके स्कोप को भी मैनिफेस्ट या आप सोफिस्टिकेट कह सकते हैं किया जाएगा। इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली मेंशन है वो इंडिया, यहाँ पर एक वीडियो भी चल रही थी ट्विटर टिकटॉक पे, शरीक को सड़ो मैं शादू, क्या है वो क्या नाम था, शादू था। तो फिर उन्होंने आपके लिए डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है कि शरीक को सड़ो, इंडिया क्वाड में आ गया है, इंडिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में है, AUKUS में भी कहीं पहुंच जाएंगे, शरीक को सड़ो। ठीक है, तो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटी एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ यहां मेंशन किए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं हमारे मेजर, कि यूरोप के अंदर, पहले हमने इंडो पैसिफिक रीजन को देखा, यूरोप के अंदर अपने अलायंस को डीपन करेंगे। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो की कमिटमेंट के लिए कलेक्टिव डिफेंस में अपनी कमिटमेंट की फर्दर डीपनिंग करेंगे। EU US पार्टनरशिप का स्कोप एक्सपेंड करेंगे। EU US एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड, वेस्टर्न बाल्कन को सपोर्ट करेंगे, टर्की के साथ एंगेज करेंगे। C5+1 डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म, C5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं 5, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, +1 दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट किया जाएगा, सेंट्रल एशियन एस्पायरेशंस को भी सपोर्ट किया जाएगा और G7 के साथ भी काम किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन यूरोप, मकसद फिर वहां आउट कम्पीट चाइना एंड रिस्ट्रेनिंग रशिया। मिडल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी और रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट, 2 वर्ड्स के साथ इन्होंने मेंशन की है, दैट डी एस्केलेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे अच्छी बात इस डॉक्यूमेंट की मुझे लगी है, जो मैंने बुश का भी पढ़ा, रीगन का भी पढ़ा, मतलब आफ्टर रीडिंग 5 to 6 फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज डॉक्यूमेंट इन लास्ट 2 or 3 days, तो इस डॉक्यूमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि पास्ट की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच विद मिलिट्री सेंट्रिक वाज डिफॉल्टेड विद अनरियलिस्टिक फेथ इन फोर्स एंड regime चेंज विद हायर कॉस्ट इन मिडल ईस्ट। इसने रिकॉग्नाइज किया है कि यूएस की जो मिलिट्री सेंट्रिक अप्रोच थी वो डिफॉल्टेड थी, अनरियलिस्टिक थी। फेथ इन फोर्स, चाहे वो WMD में था, चाहे वो regime चेंज में था, उसका कॉस्ट हायर था जो यूएस ने बेयर किया इन लास्ट 20 years, इवन सिंस ट्यूनीसिया, अरब स्प्रिंग्स। तो कहीं ना कहीं इसमें वो मेंशन है, अगर आप बैकडोर में देखें तो उन पॉलिसीज को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है कि वो डिफॉल्टेड, अनरियलिस्टिक और हायर कॉस्ट की थी। तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है न्यू फ्रेमवर्क फॉर मिडल ईस्ट ऑन 5 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मिडल ईस्ट में लाइक माइंडेड अलायंस को सपोर्ट किया जाएगा। किसी भी नेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू मिडल ईस्ट वाटरवेज, क्योंकि उसमें यूएस के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और बाब अल मंदब
कि नेविगेशन की फ्रीडम को भी इंश्योर किया जाएगा और किसी भी नेशन को जियोपर्टाइज नहीं करने दिया जाएगा। यहां पर मकसद भी रशिया को रिस्ट्रेन करना है, यहां पर भी मकसद आउट कम्पीट करना है चाइना को। विल वर्क ऑन रिड्यूस टेंशन टू रिड्यूस टेंशंस, एस्केलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यूएस काम करेगा इस पे, रीजनल इंटीग्रेशन पे काम करेगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कनेक्शन के साथ। मिलिट्री कनेक्शन यहां रिड्यूस करती है। इसने शो किया है कि नेक्स्ट 10 ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम से कम, अगर बाइडेन की ये टर्म रहती है और अगली टर्म भी आती है, तो मिलिट्री स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। यहां पर उसने अपने इंटीग्रेटेड डेटरेंस में रीजनल अलाइज की डेटरेंस को कंसोलिडेट करके अपनी पावर इंप्रूव करनी है। दैट इज अ सीरियस सोफिस्टिकेटेड प्लान ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, काउंटर करेगा और डेटर करेगा ईरान को 2 वे से। एक तो डायरेक्टली यूएस अपनी पावर के साथ, दूसरा रीजन में भी उसको डेटर करेगा। डिप्लोमेटिक रोबस्ट एफिशिएंसी इंश्योर करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि ईरान की कभी भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर ना कर सके। जेसीपीओए का यहां मेंशन नहीं है, इस डॉक्यूमेंट ने उस पर बात नहीं की, तो यहां पर हमें शो होता है कि जो एटीट्यूड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट है या लीडरशिप है वो इब्राहिम राइसी से मुख्तलिफ नहीं है। तो जेसीपीओए इज इन इवन शैकल्स। यमन, सीरिया, लीबिया, इकोनॉमिक एड, सिक्योरिटी असिस्टेंस और डिप्लोमेसी इंश्योर कराएगा। उसने तो लिखा है कि सफरिंग्स को एलिवेट किया जाएगा, इंस्टेबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि वो ईरान को कंटेन करने के लिए और अलाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए करेगा। इजराइल की अरब स्टेट के साथ जो टाइज हैं थ्रू अब्राहम अकॉर्ड, उस पर कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा कि फर्दर डीपन हो। तो अब्राहम अकॉर्ड को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया है बल्कि उसकी कंटिन्यूटी करेगी। बट वन थिंग इज वेरी गुड व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। जब जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक में जुलाई 2022 में स्पीच की, तो उसको भी यहां मेंशन किया गया है कि कंटिन्यू करेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रमोशन अलोंग 1960 लाइंस। तो बाइडेन की जो वेस्ट बैंक की स्पीच है वो यहां इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। लिमिट करेगा यूज ऑफ फोर्स को, रिजीम चेंज नहीं करेगा एज अ टूल, ना तो सोसाइटी की रीमेकिंग करेगा, यानी कि कल्चरल इंपीरियलिज्म और पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री टूल ऑफ रिजीम चेंज मिडिल ईस्ट में नहीं करेगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट। एनर्जी प्रोड्यूसर को इनकरेज करेगा ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके और रशिया को भी कॉन्फ्रेंट किया जा सके। क्लियर जी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो हमारा कंक्लूजन से पहले इस डॉक्यूमेंट में यूएस अफ्रीका पार्टनरशिप, ये भी मेंशन किया गया है कि वो लार्जेस्ट अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं उनकी की सपोर्ट कंटिन्यू करेगा। यहां मकसद भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था सीएफआर ने कि 2015 से ऑनवर्ड चाइना का एफडीआई इज ऑन राइज इन अफ्रीका। देखें, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ रिलेशन। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। प्लस जो हम मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी देखते हैं, ठीक है, जिसमें एक हार्टलैंड है और 2 इनर और आउटर जोन्स हैं। उसमें जो आउटर जोन है उसमें अफ्रीका इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो पाइवट के लिए ये आउटर इंपॉर्टेंट है अफ्रीका। तो इस ग्रेट कंपटीशन में मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी का जो पाइवट है उसके लिए आउटर आर्म को अफ्रीका के अंदर मेंशन किया गया है। व्हाई? हमारा एनालिसिस, अगर हम इस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करें कि ये स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट हाईलाइट क्या करता है? सबसे पहले यूएस की रिकॉग्निशन
ग्रेट पावर रिकॉग्नाइज करती हैं चैलेंजेस और थ्रेट्स को और इनएविटेबल चेंजेस को जो ऑलरेडी हो चुकी हैं या जो होने लगी हैं, और उसमें डिफाइनिंग रोल प्ले करने के लिए सर्टन मेजर्स लिया जाता है कि नेक्स्ट जो फेज है 21st सेंचुरी का, यानी कि 21वीं सदी का जो 2025 के बाद का मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, फर्स्ट हाफ इज डोमिनेटेड बाय ईस्ट। 21वीं सेंचुरी के पहले हाफ को ईस्ट ने डोमिनेट किया। इवन यूएस इज रिकॉग्नाइजिंग दिस कि डेमोक्रेसी और वेस्टर्न जो वर्ल्ड ऑर्डर है डिक्लाइनिंग एट होम। रिचर्ड हास 2016 में लिखे गया था। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने नोबेल प्राइज विनर है इस पे ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट पे लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे और स्कॉलर्स ने भी लिखा है। ये डॉक्यूमेंट क्या एस्पायरेशन शो कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल नॉट वन ऑफ द मेजर प्लेयर बट द मेजर प्लेयर। एस्पायर कर रहा है कि ये वन ऑफ द मेजर प्लेयर नहीं है, ये मेजर प्लेयर है। ये यूएस की 3 एस्पिरेशन को शो कर रहा है। एक उसकी एक्सेप्शनलिज्म को, एक उसकी मैनिफेस्ट डेस्टिनी को जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हमेशा से मेजर पॉइंट्स रहे हैं या सक्सेस स्टोरीज रही हैं, और तीसरा यूएस की पोटेंशियल को टू चेंज द चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटीज। और यूएस ने एक सक्सेस स्टोरीज इवन इन कोल्ड वॉर भी देखी है, पोस्ट वॉर एरा भी देखी है। तो यूएस जो बाइडेन के इस प्रेसिडेंशियल टेन्योर के अंदर ये एस्पायर कर रहा है कि 2030 के ऑनवर्ड जो रिलेशंस होंगे उसमें ड्राइवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। कम से कम इन थ्रेट्स को इस स्टेज तक आउट कम्पीट किया जाएगा और रिस्ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद जो 25-20 साल होंगे उसकी पॉलिसीज में यूएस ही लीड करेगा। उसके बाद क्या होगा देखी जाएगी। सो लेट्स सी, ठीक है, बट दिस इज द अप्रोच ऑफ ग्लोबल पावर। वर्ल्ड पावर की ये अप्रोच होती है कि वो ड्यूरिंग वार पावर में रिकॉग्नाइज करती है थ्रेट को, और ड्यूरिंग वार टाइम में, यानी कि अगर इफ ग्रेट पावर कंपटीशन इज ऑन तो उसमें वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है, और सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग उसकी नजर आती है एट डोमेस्टिक लेवल। डेमोक्रेसी एट होम, इंप्रूवमेंट इन नेशनल पावर एलिमेंट्स एट होम इस डॉक्यूमेंट में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आज की क्लास में फ्यू टेक्स वर फॉर यूएस हिस्ट्री, फ्यू टेक्स आर फॉर करंट अफेयर्स, फ्यू टेक्स वर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये एक टॉपिक नहीं था, ये 5 से 6 डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें यूएस की फॉरेन पॉलिसी भी आप देखते हैं। ठीक है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं, तो यूएस का क्या रोल होगा इन डिफरेंट पार्ट्स वो भी देख रहे होते हैं, और यूएस हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा चले आज आपकी एक क्लास जो है वो ले लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, I hope कि Marwa Shakil will ask if she is there. Yes, I know. सबसे पहले तो आज ये कहेगी सर, चलें जी, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूं। You can unmute. अस्सलाम वालेकुम सर। जी मरवा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। लेट मी अब बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक पहला तो ये मेरा कि सवाल है, बच्चे चुप करा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिसी ने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, स्पेशली जो वाइट सुप्रीमेसी का इशू बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस या सॉर्ट ऑफ कुछ विजन्स शेयर किए गए हैं कि एक तो मार्शल प्लान की आपने बात की यूक्रेन में, और इस तरह से बाकी जगहों पर। सर कुछ अर्सा पहले न्यूज़पेपर में आ रहा था कि जो गवर्नमेंट लोन लिया करती है बैंक से, उसका कुछ इशू था जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ।
यानी वो एक बिल पास हुआ था कि इससे ज्यादा लिमिट नहीं है आपकी, आप लोन नहीं ले सकते। सर क्या ये सब कुछ टेंजिबल भी होगा या ये हमारी पॉलिसी की तरह जो है वो बातें की गई हैं बस? नो नो नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें, जो ग्रेट पावर कंपटीशन या जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं, जो अपनी वो फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशन होती है, उसमें वो किसी हद तक जाके उनको अचीव करती है, किसी हद तक, ठीक है ना। वहां पर इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते, ना वहां अलाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, ना वहां पर फिर कुछ और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यूएस ने अपनी एक्सेप्शनलिज्म में इसको शो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट। ऐसा नहीं है कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है तो हम कहें जी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। यूएस हैज द पोटेंशियल, यूएस हैज शोन इट इन डिफरेंट टाइम्स। यस, यहां तक एक बात ठीक है कि ये कंप्रिहेंसिव डोमेस्टिक पॉलिसी एस्पायरेशन नहीं कर रहे। ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस जरूर है कि वो इश्यूज जो यूएस एट होम फेस कर रहा है, ठीक है, जिसमें इमिग्रेशन रूल्स हैं, जिसमें पॉपुलिज्म, जिसमें आपका रेसिज्म जैसे चैलेंजेस हैं, और जो यूएस की डोमेस्टिक इकोनॉमिक का फॉल आउट है, और डोमेस्टिक सेक्टर डिफरेंट सेक्टर जो है वो इश्यूज फेस कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको कंप्रिहेंसिवली आउटलाइन नहीं किया, लेकिन बेसिकली डेमोक्रेसी एट होम, यानी कि वो समझता है कि पॉलिटिकल रिवाइटलाइजेशन से चीजें ठीक कर दी जाएंगी। यहां तक हमारा क्रिटिकल एनालिसिस बनता है कि जो चैलेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विद इन है, यूएस ने उसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उस हद तक इस डॉक्यूमेंट में। सो एक रेशनल पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के अंदर एक रेशनल पॉलिसी होती है, वो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करती है। दूसरा, इस पॉलिसी के अंदर एक और इशू भी है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक टॉपिक कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन का, दैट वाज फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है टू अचीव दोज एम्स एंड इंटरेस्ट, वो मेंशन नहीं है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से चैलेंज जो आ रहा है वो मेंशन नहीं है, साउथ अमेरिका को ऑलमोस्ट इग्नोर किया गया उस तरीके से। तो यस, यू आर राइट एट दिस स्टेज कि भाई कंप्रिहेंसिवली एनालाइज नहीं किया गया डोमेस्टिक फॉलआउट्स को। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये टेंजिबल एम्स हुआ करते हैं, और इसका आप चेक करते हैं लास्ट 5 इयर्स, पिछले 4-5 सालों के एक्शंस। आप देखें, यूएस ने बायलैटरल ट्रीटीज से एग्जिट किया, मल्टीलैटरल ट्रीटीज से एग्जिट किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पे क्रिटिक किया, ओपन स्काईज ट्रीटी से निकला है, और ऐसे मल्टीपल regime theories थे जिससे यूएस ने एग्जिट किया। अब ये यूएस कैसे करेगा? एफर्ट, ठीक है। अगर बाइडेन होता तो वो कहता या का नाम दो या का नस्तान, मुसलमान होता बाइडेन तो हमारे हाथ में कोशिश करना। एफर्ट हर रियासत करती है पुत्र। यहां पर उस वो क्या है, देखे ना, एक्सेप्शनलिज्म को रीडिफाइन कर रहा है कि हमने जो मार्शल प्लान में एफर्ट की थी इंटरनेशनलिज्म की, और हमने लिबरल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे रीगन के टाइम पे, तो हम दोबारा एक यूनिफाइड एफर्ट परस्यू करेंगे जो कंटेम्परेरी चैलेंजेस को मीट करेगा। ठीक है, ये बात समझ लगी? तो एक और ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, बाय द वे। पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी बनाता है, वो भी बड़ी सीरियस होती है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक जरूरी नहीं होती कि वो आपके सामने की जाए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। हाउ वाज द क्लास, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को रोक लेता हूं।